Good morning. I'm Dr. Vaibhav Saxena. Today I'm taking from B Farm Sem first. Subject is pharmaceutical inorganic chemistry. Today the theory subject for our topic is antacid. What is antacid? Antacid means against acidity. आप सभी जानते हैं कि जो एसिडिटी है उसके अगेंस्ट में जो इनटेक करते हैं उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो वो हम करते हैं एंटासिड, जो कि मार्केट प्रिपरेशन में भी आपने देखा होगा कि जो इनो है, इनो क्या करती है, जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि 6 सेकेंड में जो है वो रिलीफ दे देती है फॉर एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होती है बेसिकली, जो एंटासिड की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एंटासिड आर द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी। यानी ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है इसको, गैस्ट्रिक एसिडिटी को। ठीक है, एंटासिड अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl इन स्टोमक। तो एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl को हम और क्या कहते हैं, जिसके कारण जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपर क्लोरहाइड्रिया। हाइपर क्लोर यानी क्लोर जो आपका HCl है, हाइपर क्लोरहाइड्रिया यानी कि इसमें एसिडिटी जो है वो HCl जो है वो उसकी मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। इसको न्यूट्रलाइजिंग जो एंटासिड है उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, उसकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी के आधार पर उसको मेजर किया जाता है। उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मिली इक्विवेलेंट, उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं MEQ। दिस इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। कितना मिली इक्विवेलेंट HCl जो है वो हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम एंटासिड का जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। एंटासिड का क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला जो डिवाइडेशन है वो है आपका सिस्टमिक और एब्जॉर्बेबल एंटासिड। सिस्टमिक को हम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल एंटासिड, और दूसरा होता है हमारा नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। दोनों क्या है कि जो सिस्टमिक एंटासिड है वो हमारे सिस्टमिक में एब्जॉर्ब हो जाता है HCl के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हम यूज करते हैं वो हम जो एग्जांपल इसमें आता है वो आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा हम जो यूज करते हैं जो कि सिस्टमिक में एब्जॉर्ब नहीं होता है एंटासिड, उसको हम नॉन सिस्टमिक कैटेगरी में रहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो है एल्युमिनियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट और कैल्शियम साल्ट। इसके बाद में हम इसकी आइडियल प्रॉपर्टी देखते हैं कि एंटासिड किस तरीके का होना चाहिए। तो एंटासिड शुड नॉट बी लग्जेटिव, या तो लग्जेटिव नहीं होना चाहिए, और लग्जेटिव और नॉट इन कॉन्स्टिपेटिव। यानी ये क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिपेटिव नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, और जिसमें कि हम जिसको कि हिंदी में जो हम बोलते हैं वो कब्ज की भाषा में इसको लिया जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है वो हम जो है वो डिफिकीज जो है वो इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो जो एक तो ये हो गया, इसका आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये जो है वो दे शुड नॉट बी इफेक्ट, शुड नॉट बी लग्जेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है कि दे आर नॉट बी एब्जॉर्बेबल और सिस्टमिक एल्कोलोसिस। यानी जो सिस्टमिक एल्कोलोसिस है वो नहीं करना चाहिए इसको। एल्कलाइन प्रॉपर्टी को जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी। द एंटासिड शुड नॉट बी रेडिली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो अगर एंटासिड आप यूज कर रहे हैं तो
उसका जो इफेक्ट है वो इजीली जो है वो हमारे शरीर में जो है वो कम समय में इफेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने देखा जो आपका मार्केट प्रिपरेशन है, जैसे इनो है, वो 6 सेकेंड के लिए बोलते हैं कि 6 सेकेंड में जो है वो एसिडिटी रिमूव हो जाती है। तो यानी वो क्या होना चाहिए, अर्ली एक्शन लेना चाहिए, यानी कम समय में या कम पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसको प्रोड्यूस करना चाहिए। चौथा पॉइंट जो आता है एंटासिड का, द एंटासिड शुड बी बफर इन द पीएच रेंज ऑफ द 4 to 6। इसकी जो बफर की पीएच रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी 4 to 6 होनी चाहिए। अब इसी एंटासिड में जो कैटेगरी में जो है वो वन बाय वन हम इसका जो है इनॉर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में भी हम क्या करेंगे, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम जो है वो 3-4 चीज़ों के आधार पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें एंटासिड में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें आपको जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला आना चाहिए, मोलिकुलर वेट, फिर इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद में इसका मेडिसिनल यूजेस क्या है। तो इस आधार पर हम इनके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके हम स्टडी वन बाय वन करेंगे। जो है हम नेक्स्ट पीरियड में इसका लेक्चर लेंगे। थैंक यू।